हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। आज हम विज्ञान की सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल क्वेश्चन जो जैक ने जारी किया है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। तो सबसे पहले हम चुंबक को बना लेते हैं इस तरह का छड़ चुंबक, जिसमें एक साइड होती है एन नॉर्थ, दूसरी साइड साउथ, एन एंड एस। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखना है। पहला नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी कि यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से बनती है वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसका पहला गुणधर्म क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। नंबर टू, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जा करके इस तरह से समाप्त हो जाती है। तो इसका दो गुणधर्म हो जाएगा, जिसमें पहला ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जा करके समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर टू है दोस्तों, अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। यानी कि एक अवतल दर्पण है, उसमें किसी वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखना। वक्रता केंद्र मतलब यहाँ पे सी पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका एक किरण आरेख खींचना है। तो देखिए, हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी अवतल दर्पण में बीम को हम 6 अलग अलग जगहों पे रख सकते हैं, जिसमें पहला होता है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, दूसरा होता है मुख्य फोकस पर, तीसरा होता है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, चौथा होता है सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को जो प्रतिबिंब का चित्र बनाना है वह यही का बनाना है। प्रतिबिंब यानी कि अगर बीम वक्रता केंद्र पर रखा रहेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसी का हम लोग को किरण आरेख खींचना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी बीम को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से किरण आरेख आएगी और यहाँ से परावर्तित होने के बाद इस तरह से वापस परावर्तित होगी। दूसरा, इस तरह से किरण आरेख इधर से जाएगी और यहाँ से भी परावर्तित होने के बाद इस तरह से जाएगी और यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे से टकरा रही वहीं पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर किसी अवतल दर्पण में किसी बीम को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला, इसी के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है फिर भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही है, सी पे बन रही है, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर। अगला है प्रकृति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बीम है वो रखा हुआ इस तरह से सीधा, बट इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। अगला है साइज। देखिए, जितना बड़ा बीम दिख रहा है उतना ही बड़ा क्या है, इसका प्रतिबिंब भी है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, बराबर। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दें। उभयधर्मी, उभय का मतलब होता है जिसमें दोनों प्रकार के गुण यानी कि अम्लीय भी और क्षारीय भी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वैसे धातु, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसमें हो जाएगा वैसे धातु ऑक्साइड, वैसे धातु ऑक्साइड। वैसे धातु ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। वैसे धातु ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार
किसी भी तत्व का जो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होता है वे उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, पित्त का क्या कार्य है? पित्त का क्या कार्य है? तो पित्त का पहला कार्य है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करती है? पित्त ही करती है। नंबर 2, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय बनाता है। लाइपेज एंजाइम जो एक पाचक एंजाइम होता है उसको सक्रिय करने का कार्य कौन करता है? पित्त रस ही करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण दें। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, लिखा है निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखिए। नंबर 1, हाइड्रा। हाइड्रा में हम लोग जानते हैं कि कौन से जनन की कौन सी विधि होती है? मुकुलन। जनन की कौन सी विधि होती है? मुकुलन। अगला है राइजोपस। राइजोपस में जो जनन की विधि है वो है बीजाणु गठन। बीजाणु गठन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है तथा इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लिखा है कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसी को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसी को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसमें लिखा हुआ इस दोष के क्या कारण हैं? तो निकट दृष्टि दोष होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला नंबर, लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, यानी कि मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस होती है उसका अगर वक्रता अधिक बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। नंबर 2, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाए तो इससे भी क्या हो जाती है? निकट दृष्टि दोष हो जाती है। इसी में एक और क्वेश्चन ऐड है दोस्तों, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कभी भी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस तरह से बनती है। तो 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, इसका जो फोकस दूरी है कितना है? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 27 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि बीम का जो दूरी दिया हुआ यानी कि यू दिया हुआ कितना दिया हुआ? 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 27 सेंटीमीटर दूरी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दर्पण में ध्रुव से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? माइनस में। ध्रुव के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? माइनस में। और अवतल दर्पण में बीम को कभी भी ध्रुव के बाईं साइड ही रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगी? माइनस 27 सेंटीमीटर पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यानी कि एक अवतल दर्पण दिया हुआ है जिसमें किसी बीम को दर्पण के ध्रुव से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो यू बराबर हो जाएगा -27 सेंटीमीटर। अगला इसका साइज दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि एच बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है किधर होती है? बाएं साइड ही होती है। और बाएं साइड की सभी दूरी क्या होती है? माइनस, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगी? -18 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं भी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम लोग को भी पता नहीं है तो भी निकालना है। एच डैश मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका साइज क्या है उसको भी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसको लिख देते हैं एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखते हैं। दर्पण सूत्र से, चूंकि अवतल दर्पण दिया हुआ है
तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दर्पण सूत्र से ही। दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हम लोग को यहाँ पे u का वैल्यू पता है, f का भी वैल्यू पता है, तो ये दोनों को एक साइड कर देते हैं, v को एक साइड में रख लेते हैं। तो इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस जो इधर प्लस था इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, या 1/v बराबर f का वैल्यू कितना -18 सेंटीमीटर, -18 सेंटीमीटर। इसलिए क्या करेंगे f के जगह कर देंगे -18 सेंटीमीटर, माइनस जो है यहाँ पे माइनस देंगे, उसके बाद u का वैल्यू है -17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे -17 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, माइनस इंटू माइनस क्या होती है प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। आगे 18 और 27 का एलसीएम लेते हैं तो आ जाती है 54। कितना आ जाती है 54, 54। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 18 तिया 54, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में -3, 27 दूनी 54, तो ऊपर में हो जाएगा 2, यानी कि -3 प्लस 2 बराबर -1 डिवाइडेड बाय 54, यानी कि 1/v बराबर -1/54। इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछी गुणा करते हैं तो v बराबर क्या आ जाएगा -54 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगी वह दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी 54 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगी। यहाँ पे माइनस का साइन दिखा रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण से बाईं साइड ही बन रही है। चलिए दोस्तों, आप इसका निकाल लेते हैं प्रतिबिंब की साइज, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह बिंब से कितना छोटा और फिर कितना बड़ा बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब का साइज निकालने का फॉर्मूला क्या होती है -v/u बराबर h'/h, जहाँ पे h' का मतलब होता है प्रतिबिंब का साइज और h का मतलब होता है बिंब का साइज। यहाँ हमको v का वैल्यू पता है -54 सेंटीमीटर, u का वैल्यू भी पता है -27 सेंटीमीटर एंड h का भी वैल्यू पता है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से h' का वैल्यू यानी कि जो प्रतिबिंब का साइज है उसका प्रतिबिंब का साइज यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी 54 और नीचे है 27, 27 दूनी कितना होती है 54, तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर h' डिवाइडेड बाय 7, इसी को फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो h' बराबर मेरे आ जाते कितना -14 सेंटीमीटर। यहाँ पे -14 सेंटीमीटर दिखा रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के यानी कि मुख्य अक्ष से नीचे -14 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब का साइज कितना है 14 सेंटीमीटर। बिंब का साइज था कितना 7 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का साइज कितना आया 14 सेंटीमीटर। तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा। यहाँ पे माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है उल्टा बन रहा है, तो प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। आकार वस्तु से बड़ा, बिंब कितने का था 7 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितने का आ रहा है 14 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब क्या रहेगा बिंब से बड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत या फिर उल्टा क्यों कहा जाता है। तो चलिए लिखा हुआ है देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु मिल करके एक जल का निर्माण करती है, H2O का निर्माण करती है। तो यहाँ पे 2 पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रही है। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसी का जस्ट उल्टा होती है, जैसे कि आगे लिखा हुआ है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है।
वियोजन अभिक्रिया में क्या होती है, एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है। जैसे कि यहाँ पे H2O टूट करके हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करती है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया इसी का जस्ट उल्टा होती है। इसमें क्या होती है कि एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के उल्टा कहा जाता है, फिर विपरीत कहा जाता है।